नमस्ते बच्चों। ठाणे महानगर पालिका की वर्चुअल क्लासरूम में आज फिर से आपका स्वागत है। आज 9वीं कक्षा का जो हास्य व्यंग्यात्मक एक कहानी है इनाम, इनके लेखक है अरुण जी। तो इस पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे और अध्ययन करते करते आप बच्चों ये थोड़ा सा वीडियो अच्छे से सुनो, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। इस वीडियो की मैं 2 पार्ट करने वाली हूँ, एक बाद में एक पार्ट लेने वाली हूँ। तो उसमें आपको पीपीटी द्वारा थोड़ा सा स्वाध्याय दूंगी। तो अभी हम ये पाठ को शुरुआत करते हैं। अभी परीक्षा नज़दीक आई है, आप लोगों ने अभ्यास करना शुरू कर दिया है और प्रश्न उत्तर लिखने शुरू कर दिए हैं, प्रश्न पत्रिका सॉल्व करना आपने शुरू कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। इनाम। इनाम इनाम यानी कि कहते हैं गिफ्ट, बख्शिश। किसी अच्छा काम करने के लिए भी इंसान को गिफ्ट दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा काम नहीं किया है लेकिन फिर भी इंसान को गिफ्ट मिल जाता है, ऐसे भी होता है। लेकिन अच्छे काम का हमेशा अच्छा ही नतीजा होता है। तो आज हम इस हास्य व्यंग्यात्मक कहानी में देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखाऊंगी, पढ़ते पढ़ते आपको इसका अर्थ बताऊंगी। ठीक है बच्चों, देखिए तो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है इनाम। अ, दूसरी इकाई का है ये। इनके लेखक जी है अरुण। और इसमें कुछ शब्द है बच्चों। जुगाड़ यानी कि व्यवस्था, दरख्वास्त यानी कि अर्जी, घमंड यानी कि शोर शराबा, अनामत यानी कि धरोहर, किसी की रखी हुई पूंजी, कहावत ऐरे गहरे नत्थु खैरे यानी कि महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं, इस तरह से। इसमें मुहावरे हैं इस किताब में। जली कटी सुनाना, इस पाठ में यानी कि खरी खोटी सुनाना। जली कटी सुनाना यानी कि दूसरों का दिल दुखे, इस तरह से बात करना। मिश्री घोल घोल कर बोलना यानी कि मीठी मीठी बातें करना अपने फायदे के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए मीठी मीठी बातें करना। ख्याली पुलाव पकाना यानी कि कल्पना, रंजन, मनोरंजन। जैसे बोलते हैं कि गाजर का हलवा पकाना, ख्याली पुलाव पकाना, इस तरह से। मतलब जो बात शायद सपने में ही पूरी होती है, असली जिंदगी में पूरी नहीं होती है, तो कहते हैं कि ख्याली पुलाव पकाना। चलो शुरू करते हैं बच्चों। बिजली बचत की आवश्यकता पर, इसमें शुरू में आपको एक ये दिया है स्वमत लिखने के लिए। बिजली बचत की आवश्यकता, कि बिजली की बचत क्यों करनी चाहिए। अभी तो आपको मालूम है, आपके सबके घर में बिजली है। घर में पंखा चलता है, लाइट जलती है, ट्यूब जलती है, टीवी चलता है, इस्त्री चलती है, माइक्रो ओवन चलता है। सब कुछ बिजली के जरिए चलता है। तो इसको हम चलाते हैं तो थोड़ा किस तरह से कम चलाना चाहिए कि हमें बिजली का बिल कम आएगा, इस तरह से। ठीक है बच्चों, कृति के लिए वो दिया हुआ है। आगे देखिए। तो आप लोगों ने क्या करना है उसमें, बिजली के चलने वाले साधनों का नाम लिखना है और किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ लगवाई जाती है ये करना है। और उसकी हमें क्यों आवश्यकता है, बराबर। तो इस तरह से आपको एक 10 लाइनें लिखनी है। ये आपको स्वमत के लिए हमेशा पूछा जाता है। और बच्चों परीक्षा में स्वमत आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, आगे देखिए। देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है। मतलब ऐसे कौन से 7 लाभ, कौन सी लाभार्थी योजना है कि जिसके जरिए अगर आप ये रेफ्रिजरेटर खरीदोगे तो आपको इसका फायदा होगा, मुनाफा होगा। 1 अप्रैल को फल निकालना था। जिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खाएगा उसे उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। मतलब ऐसे उन्होंने एक योजना बनाई थी। जैसे कि समझो, अगर कंपनी का जो उत्तर है वो उत्तर, और हम लोगों ने अगर रेफ्रिजरेटर का फॉर्म भरा है वो उत्तर, अगर उसका मेल खाया, सही उत्तर हुआ, तो कंपनी की तरफ से हमें मुफ्त में क्या मिलेगा, रेफ्रिजरेटर मिलेगा।
इस तरह से। भारत में धूम मच गई है, मेरे विचार से इतने उत्तर आवश्यक पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो जाएंगे। मतलब इतने लोगों ने अर्जी की थी कि पूरे भारत देश की रद्दी वहां पर जमा हो गई। इतने लोगों ने अर्जी की थी। देखो बच्चों, ये जो लेखक है अरुण जी, इनका परिचय ऐसा है कि इनका जन्म 3 जनवरी को हुआ है 1928 मेरठ में। और इनका परिचय कहानीकार है, उपन्यासकार है। अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। और इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है? मेरे नवरस एकांकी संकलन, बृहद हास्य संकलन, कहानी संग्रह विशेष उल्लेखनीय है। और इस हास्य व्यंग्यात्मक निबंध से किसी विषय पर तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है, यानी कि जब वे लिखते हैं तो उस विषय को उपहास किया जाता है कि अरे क्या है ये, क्यों किया गया, किसके लिए किया गया, इससे क्या हासिल होने वाला, इस तरह से। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। मतलब समाज के लोगों का स्तर, समाज के लोगों की सोचने का ढंग कैसा है, किस तरह है, इस तरह से लेखक ने कहा गया है। तो देखिए आगे, भारत देश में धूम मच गई, मेरे विचार से इतने उत्तर आवश्यक पहुंचे कि उसकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूली हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हिम्मत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? क्या बोला वो बेटा? कि पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? क्योंकि हमारा घर इतना छोटा सा है, वहीं पर खाना बनाते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं पर सोते हैं, हम रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है ना, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। यानी कि देखिए, उनकी इतनी गरीबी है कि उनके घर में बिजली नहीं है और वे रेफ्रिजरेटर खरीदी करने की सोच रहे हैं। और उनको ये आशा है कि हमें इस लॉटरी में रेफ्रिजरेटर मिलेगा ही मिलेगा, आशावादी है। ठीक है। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव पकाना यानी कि कल्पना करना, स्वप्न रंजन करना, कल्पना में सोचना। मतलब वो बात होगी या नहीं होगी, शायद नहीं होगी, इसलिए ख्याली पुलाव कहा गया है। किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? क्या बोले? इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? मतलब जिसने ये लिखा है उसको ही शायद ये रेफ्रिजरेटर मिलेगा, यानी कंपनी को ही मिलेगा, या कंपनी के किसी आदमी को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, इस तरह से वे बोल रहे हैं। पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बेचेंगे। यह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मेरे मैं आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। मतलब उनके ख्याली पुलाव करने शुरू हो गए कि जब रेफ्रिजरेटर आएगा तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं आइसक्रीम बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मतलब मैं फ्रिज आने पर क्या क्या करूंगा, ये सब वो सोचने लगे। तभी बगल की छत में से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया,
नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमित भी खिलखिलाई उसमें अमिता भी खिलखिलाई उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कर रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। क्या बोले वे? क्योंकि उन्होंने भी फार्म भरा था। वो बोले आप लॉटरी के बाबत में बोल रहे हो? अरे वो तो मेरे नाम आ रहा है। अभी सोचो, ये लोग हंस भी रहे हैं और खुद की गरीबी पर मतलब व्यंग भी हो रहा है उनका उन पे, और खुद पे हंस भी रहे हैं। मैंने नम्र स्वर में पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? क्या बोले उन्होंने? क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? तो बोले हाँ। हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूं। इस तरह से पता चला। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। तब तक उन्होंने क्या किया, अपने घर में लाइट लगवा ली, बिजली का प्रबंध कर लिया, मीटर वीटर सब लग गया। उसका आना था। सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। यदि मुझे शक है, यदि अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसे भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप है। यानी कि जब लॉटरी लगती है इंसान को, तब सभी लोग देखने आते हैं। उनको आश्चर्य होता है कि भाई कितनी ये व्यक्ति भाग्यशाली है, भाग्यवान है। अगर मैं अपने पैसे से खरीदता तो क्या कोई इस चीज को, रेफ्रिजरेटर को देखने को आता? हाँ, कोई देखने को आता? कोई नहीं आता। पहले आने वाले को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। मतलब उसने कुछ लोगों के लिए चाय बनाई, किसको शिकंजी बनाई, किसको शरबत बनाया, किसको क्या बनाया। लेकिन जब भीड़ बढ़ गई, लोग देखने लगा कि अरे उनके भी आप रेफ्रिजरेटर देखने जाओ तो चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, तो देखने के लिए जाना चाहिए। इस तरह से सब लोग जाने को लगे। तो उसने हाथ टेक दिए कि नहीं भाई, मैं चाय भी नहीं बनाऊंगी, शरबत भी नहीं बनाऊंगी, कुछ भी नहीं बनाऊंगी। इस तरह से उसने सब बनाना छोड़ दिया। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। झांकी मतलब नजारा, नजारा देखने वालों का तांता बंधा था। तांता बंधना यानी कि काफी भीड़ होना, भंबाड़ होना। एक जाता तो दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठे कर रखी थी। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा। अबे, यह तो पानी को गर्म बना रहा है। क्या बोला वो? तो पानी को गर्म बना रहा है, क्यों बार बार उसमें पानी भर रहा है और निकाल के पिलवा रहा है? मत करो ऐसा। उन्होंने मतलब जितना था उतना ठंडा पानी तो पिलवा दिया, लेकिन बाद में तो पानी ठंडा हो ही नहीं रहा था, क्योंकि बार बार फ्रिज खोल रहे थे। रेफ्रिजरेटर अगर हम बार बार खोलते हैं तो उसकी जो कूलिंग है वो निकल जाती है, और जब कूलिंग निकल जाती है तो कूलिंग होने में टाइम लगता है, और जब टाइम लगता है तो फिर उसका बिजली का बिल आता है। इस तरह से मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। क्या बोले? आपने भीड़ नहीं देखी कि इतनी भीड़ जमा हो गई है और आप पानी मांग रहे हो? इस भीड़ की वजह से हम लोग खुद गर्म हो रहे हैं। एक तो हमारा घर इतना सा छोटा सा, और आप इतने लोग आए हो, आपको भी समझना चाहिए ना कि इतने छोटे घर के अंदर किस तरह से घुसते हो, किस तरह से जमा हो, भीड़ जमा करते हो। इस तरह से वो बोलने लगा। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दो। मतलब जब कोई किसी का अच्छा काम होता है, या कोई किसी अच्छे ओहदे पे जाता है, या कोई बड़ी पगार पाता है, या उसे लॉटरी लगती है, तो जो लोग असंतुष्ट है वो क्या पूछते हैं कि अरे
आपने किस देवी की मनता मांगी थी, आपने किस देवी की पूजा की थी, आपको कौन सी देवी देवता प्रसन्न हो गई, इस तरह से वे बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। कूड़म गज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिखे रखे थे, किंतु आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? क्या बोले कि जो उत्तर लिखे थे तो वहां से अरुण ने तो नहीं उठा के लेके आया, इस तरह से वे बोलने लगे। नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्ची को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। क्या बोले कि जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता चलेगा कि सफेद हाथी बांध लिया। हम लोग मराठी में भी कहावत है कि रेफ्रिजरेटर को पोसना पालना, यानी कि सफेद हाथी को पालना। क्या रखते हैं हम उसमें? दूध रखते हैं, भाजी रखते हैं, क्या रखते हैं? फ्रूट रखते हैं। फ्रूट तो ऐसी चीज है कि वो 8 दिन से अगर ज्यादा उसमें रखो तो उसकी जो पौष्टिकता है वो भी नष्ट हो जाती है। दूध को अगर हम दही दूध है ये रखते हैं तो ठीक है, फिर भी अगर उसको 4 दिन से ज्यादा रखते हैं तो भी वो चीज अपने आप ही खराब हो जाती है। तो आज की चीज आप कल खा सकते हो, इतना ही फायदा रेफ्रिजरेटर का होता है। अगर बर्फ में भी अगर कोई आप चीज रखो, अगर समझो 1 महीने के बाद निकालो, तो अगर वो बर्फ को अगर आप फोड़ो तोड़ो काटो तो वो जो चीज है उसके अंदर जीव तैयार हो जाते हैं। तो यानी कि रेफ्रिजरेटर ये जो चीज है वो जितनी लाभदायक है उतनी हानिकारक भी है। तो है ना बच्चों की, रेफ्रिजरेटर घर में होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेफ्रिजरेटर होना ये अच्छी बात है, क्योंकि हम उसमें ऐसी चीजें रख सकते हैं कि जो 1-2 दिन के बाद वापर सकते हैं, हमारा टाइम निकल सकता है, इस तरह से कि वे चीज 2-3 दिन खराब नहीं होती। लेकिन अगर वही चीज आप 2-3 दिन के बजाय 10-15 दिन रखोगे तो वो चीज फ्रिज के अंदर अपने आप ही खराब हो जाती है। फिर चाहे फ्रूट हो, सब्जी हो, दूध हो, दही हो, या कोई मांस मच्छी हो, कोई भी, आप चाहे तो प्रयोग करके घर में देख सकते हो और फिर आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, आगे देखो। शक्की ने कहा, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब छुपके से लिख भेजे, मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही लगाया। क्या बोले वो कि अरुण का आदमी रेफ्रिजरेटर कंपनी में काम कर रहा है। तो अरे वहां के उन्होंने क्या किया होगा, वहां के जवाब चुरा के लाए होंगे और वो जवाब उनको मिले होंगे, और इसलिए उसको रेफ्रिजरेटर इनाम में मिल गया। इस तरह से वे बोल रहे। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जलीकटी ने कांटों में डंक का काम किया था। हम दोनों बिलबिला उठे। कांटों में डंक का काम करना यानी कि कहते हैं ना कि एक तो पहले से ही मुसीबत आफत, और उसमें से वो 13वां महीना, इस तरह से। तो हम दोनों बिलबिला उठे। हम दोनों बिलबिला उठे यानी कि अंदर से एकदम जल भुन गए, इस तरह से गुस्सा आया। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे जलीकटी ने कांटों में डंक का काम किया? हम दोनों बिलबिला उठे। तो वो थोड़ा सा गुस्से में आकर ऐसा उसको पूछ रहे थे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था, मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इस लॉटरी को जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहता था। कबूलवाना यानी कि सच बात, सत्य बात क्या है यह पूछ लेना। तो वो क्या करना चाहता था कि अम, सच बताओ, तुम्हारे पिताजी बंबई में कब गए थे? गए थे ना, तो बंबई जाकर रेफ्रिजरेटर की कंपनी में गए, वहां पर पैसे भरवाए और उन्होंने क्या कहा कि देखो पैसे तो मैं फ्रिज के दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरा ही नाम पुकारना और मुझे ही ये फ्रिज इनाम के तौर पर देना। यानी कि देखो लोगों की सोचने की सोच कैसी है कि अगर उनको रेफ्रिजरेटर मिला भी है
तो वो बोल रहे हैं क्या कि इनको इन्होंने पैसे दिए और पैसे देकर ये इनाम लिया है, इस तरह से बोल रहे हैं। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। मतलब दोनों वो बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, वो एक तो पानी पिला रहा था, जब वो पानी पिलाकर जब बोतल आ रही थी तो वो बेचारी अमिता पानी भरकर फिर से रेफ्रिजरेटर में रख रही थी। इस तरह से उनका काम चल रहा था। खैर, राम राम करके उस दिन टंटे से तो पीछे छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी नहीं था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढंका कटोरा था। आवाज लगाती चली गई, ओ बहू, कहाँ है, जरा इधर तो सुन। यह वाक्य आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए अवतरण चिन्ह के लिए आएगा, तो इस वाक्य को आप अंडरलाइन कर लीजिए। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। भंबड़, भंबड़ यानी कि शोर शराबा करना। मतलब कल जो शोर शराबा था, उस शोर शराबे से आज का शांति अच्छी थी, इस तरह से लेकर बोल रहे हैं। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। क्या बोल रही है? अजी जरा बोतल से पानी भेजना। तो पानी मिल जा रही। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है। ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा भी नहीं बुझाया। यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तो रेफ्रिजरेटर में रखा हूँ, शाम को मंगा लूंगी। देखो, उनका रेफ्रिजरेटर घर में, फ्रिज आया भी नहीं कि ये पड़ोसी वाली शांति बुआ आप आ भी गई। क्या बोलती है कि ये आटा बच गया है तो मैं ये आटा क्या करूंगी, आपके फ्रिज में रखूंगी और फिर शाम को मैं लेकर जाऊंगी। इस तरह से बोल रही है। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। उसी शाम को लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। मिठाई का बोइया, मिठाई का कनस्तर, डिब्बा। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोले, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से? सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठाक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। तो वो देखने के लिए आए। हाथ में क्या था? मिठाई का डिब्बा। अब आगे देखिए। मैं चुप रहा। देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल ही होगी। क्या बोल रहे कि मैं आपका फ्रिज देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल ही होंगी, क्योंकि विदेश के लोग रेफ्रिजरेटर वापरते हैं, इसलिए अब हमारे इंडिया के लोग भी वापरने लगे हैं। इस तरह से वे उसको ताना दे रहे। आगे देखिए। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने की भनक डाल दी, बगल वाले ताऊ जी आए हैं। बगल वाले यानी के बाजू वाले। आम की आइसक्रीम तश्करियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी सी तो लीजिए। आगे देखिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। क्या बोले वे? मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। मतलब ठंड के मारे दांत कप कपाते हैं। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते। और फिर अकेला खाता क्या अच्छा लगता। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। कोई रोटी लाकर रख रहा था, कोई पराठे लाकर, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर
करेले ले आए क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बैनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले गए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं थी। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई और खाना भी हराम हो गया। क्या बोले वो कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई। मतलब जब हम ऐसे मोहल्ले में रहते हैं कि जहाँ पर और किसी के पास फ्रिज नहीं है, सिर्फ अगर हमारे पास ही है, तो जो आड़ोस पड़ोस वाले हैं, बगल वाले हैं, उनकी हमारे लिए जो धारणाएं हैं, उनके हमारे लिए जो विचार है कि अरे इनके पास फ्रिज है, तो सब लोग एक एक चीज वहां पर लाके रखते हैं। तो हम हमारी चीज कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे? फिर हमारा घर में ही आपस में झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए वे बोल रहे हैं कि देखो, एक तो पहले तो लॉटरी लग गई, फिर भी उसके ऊपर ताना मार दिया। क्या ताना मार दिया कि अरे तुम लोग बंबई गए थे तुम्हारे पिताजी, तो वहां पर तुम लोगों ने क्या किया, पैसे भरकर आए, और पैसे भरकर आपने क्या किया है कि ये इनाम आपको लगना चाहिए लॉटरी के द्वारा। इस तरह से आपने किया, इसलिए आपको ये इनाम लगा है। इस तरह उन पर आरोप भी किया गया है। ठीक है। तो बड़े परेशान, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था कि किसी रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उनकी मुसीबत देकर ताली पीट पीट कर नाचूं। किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। क्या बोले? चिंता ने चिता की चेतना सजा दी। चिंता यानी कि बहुत बुरे ढंग से सोच दिमाग में थी, और चेतना की चिता यानी कि जो दिल में आया था कि मैं ये रेफ्रिजरेटर वापस दे दूं, नहीं चाहिए, लेकिन जो इसमें लोगों की अमानत पड़ी थी, उस अमानत का क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे वो सोच रहा था। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाऊं करूंगा। अभी बोलते ना, एक तो मुसीबत उस पर से और ये काफत। वो बोल रहे कि मैंने सिंधु आलू बनाए हैं। सिंधु सिंधु आलू यानी कि सिंधु आलू की सब्जी, वो जो बना के रखी थी टोप भर, पतेला भर, तो ये मैं आपके फ्रिज में रख रहा हूँ, और जब मुझे खाने होगी तब मैं लेके जाऊंगा। और सिंधु आलू भी आपके पास रखता हूँ कि जब मुझे सब्जी करनी होगी तब मैं निकाल कर लेके जाऊंगा। आप सोचो किस तरह से चिंता चिता बन गई उनके दिल में। आगे देखिए। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बिगड़कर बोला, अच्छा जी, ऐरे गहरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। क्या बोले? ऐरे गहरे नत्थु खैरे मतलब महत्वहीन, मतलब जो लोग आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, उन लोगों के आपने सब चीजें फ्रिज में रखी है, और आप मेरी चीजें नहीं रख रहे हो। आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो, आप मुझे आपका अपना कुछ भी नहीं मानते हो। इस तरह से मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने सिर हिला दिया। वह भाप रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। बोले ठीक है। फ्रिज के पास गया और बोला, बाजू हटो, मैं देखता हूँ कैसे जगानी होती है, और खुद फ्रिज खोलकर देखने लगा कि देखो कैसे जगानी होती है, मैं जगह बनाता हूँ फ्रिज में, इस तरह से। ठीक है। आगे देखिए। हम दोनों उस निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। इतने व्यंजन उसके अंदर पड़े थे, इतने पदार्थ थे कि वो फ्रिज खोलते ही दिल घबरा गया कि अरे बाप रे, इतने सारे व्यंजन, इतने सारी चीजें इसमें पड़ी हुई है। व्यंजन से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी, मतलब अंदर नजर भी नहीं जा रही थी, इतना सामान उसमें भरा था। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? वो बोली, अपनी है।
क्या बोली? ये सिल्वर क्रीम अपनी है। हेलो, स्टॉप हो गया। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए, कहकर उसने दो मुंह में रख ली। बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल के गए थे उसी जगह करने के लिए, इसलिए उसने हमने उदरस्त किया। उदरस्त किया यानी के खा लिए। क्या किया उन्होंने? उदरस्त किया यानी के खा लिए। तो उन्होंने कहा ये ऐसी चीजें हैं जो फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, वो तुरंत खा लेनी चाहिए ताकि फ्रिज में जगह हो जाए बाकी चीजों के लिए। इस तरह से 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीजें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। क्या बोले वो? उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए वो फेंक दिया। इस तरह से कहा। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आपसे अपने कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। जब वे मिठाई रखने आए थे तब ये उन्हीं के शब्द थे कि मैं आपका हूँ, मैं आपके घर का सदस्य हूँ, मैं आपके परिवार से हूँ। आप अड़ोस पड़ोस हो, अरे गहरे नत्थु खेरे की सब चीजें रखते हो, आप मेरी चीजें नहीं रख सकते हो। तो उसी हक से वो जो आपने जो चीजें रखी थी मिठाइयाँ, वो मैंने अपने दोस्तों को खिला दी। और आप तो अपने हैं, तो मैं एक बाजार नहीं गया और इसी मिठाई से अपना काम चढ़वा लिया। आगे देखिए। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई, तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली। जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा? जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया। सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुंचे हुए साधु थे। खाली हाथ कैसे जाने देती? घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे साधु जी को दे दिए। अब देखो इन्होंने भी कैसे चाल चली। मतलब ऐसे तो लोग मानते नहीं है, किसी को कह नहीं सकते कि हमारे फ्रिज में आपका सामान रखने के लिए मत लाओ, मत करो ऐसा, ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? फिर इस तरह से आइडिया से, कल्पना से वो सब जो सामान था वो खुद खाए, बच्चों को खिलाया, दोस्तों को खिलाया और कहा कि नहीं ये साई फलाना था, पराठे थे वो साधु को दे दिए, मिठाई थी वो दोस्तों को दे दी और सब्जी थी वो हम लोगों ने खा ली। इस तरह से वे उन्होंने कहा। रमा ने शंका उपस्थिति की। किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं रखती। क्या बोले? कि तुम तो भगवान में, साधु संतों में विश्वास नहीं रखती, फिर तुमने ऐसा कैसे किया? क्यों दिया साधु संतों को? विमला ने बात बताई। वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारे ओर से उसे दिए, मेरी ओर से नहीं। तुम्हारे घर का पता दिया है, झूठ समझो या सच। कल परसों जब वो तुम्हारे घर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। क्या बोली? कि मैंने जो उसको पराठे दिए हैं वो तुम्हारा नाम देकर दिए हैं कि ये काकी के पराठे हैं। तभी वो पराठे तो उसने खाया, लेकिन आशीष देने, आशीष यानी कि दुआएं देने वो आएगा और दुआएं आपको देगा। तब वो आपके यहाँ पर खाना भी खा के जाएगा, फिर आपको फिर से दुआएं देगा। वो मैंने पराठे आपके नाम से दिए हैं, मेरे नाम से नहीं। इस तरह से उसने कहा। झूठ समझो या सच, कल परसों जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता, क्योंकि उन्होंने, जो लोगों ने जो सब चीजें लाके रखी थी, इन्होंने आइडिया से क्या किया? वो सब चीजें निकाल निकाल कर खा ली। सब्जी भी खा ली, पराठे भी खा ले, मिठाइयाँ भी खा ली, शिकंजी भी खा ली, जो भी चीजें थी वो सब मिल बांट कर घर वालों ने खा ली। और क्या हुआ फिर बाद में? इनाम किसको मिला? असली इनाम के हकदार कौन थे? जो अरुण के घर में जो आया था फ्रिज, तो वो उनका ही था। उनको सचमुच वो इनाम ही मिला था। लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले, बगल वाले, उनको वो दिल से अच्छा नहीं लगा था। वो मुंह से तो दुआएं दे रहे थे, लेकिन दिल में उनको बुरा लगा कि इसको ही क्यों इनाम मिला, हमको क्यों नहीं मिला।
इस तरह से। तो ये जो इस कहानी में जो इन्होंने व्यंग किया है अपनी परिस्थिति पर, अपनी समाज की सोच पर, कि किस तरह से हमारे आस पड़ोस वाले के लोग रहते हैं, किस तरह से हमें तकलीफ देते हैं। मतलब कहते हैं ना कि एक ही थाली में खाने वाले लोग छेद करते हैं, इस तरह से। जैसे कि बोलते हैं कि नहीं भाई, मुंह से कहते थे कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कितनी प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितने ऋणानुबंध है, कितने हम आपके शुक्रगुजार है, कितने हम मेरे दिल में आपके लिए कितना सारा प्यार है। मुंह से बोलने वाले लोग मन में काफी घृणात्मक होते हैं, उनके दिल में काफी घृणा होती है। ऐसे लोगों को परखना, ऐसे लोगों को समझना और ऐसे लोगों के साथ रहना काफी मुश्किल होता है। यही इस पाठ में हमें दिखाया है। और अभी इस पाठ का पीपीटी मैं आपको बाद में बताऊंगी बच्चों। मैं पीपीटी बना के, स्वाध्याय पीपीटी बाद में बनाऊंगी और फिर आपको सेंड करूंगी, तो वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।